जोहार साथियों। आज सुबह से ही मौसम बहुत शुष्क था और बहुत आराम करने का मन कर रहा था। शरीर भी काफ़ी दर्द कर रहा था, लेकिन आज का दिन, इतिहास के पन्नों में आज का दिन बहुत ही आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। 23 दिसंबर 1996 जब संसद में पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया नामक एक अधिनियम को लाया गया था और वो पास हुआ था। आज वही दिन है, पेशा कानून दिवस। मैं इसके संबंध में आप सबों को से चर्चा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि आज पेशा कानून क्या है और आदिवासियों के लिए इस देश में पेशा कानून का महत्व क्या है। आज से लगभग 25 साल पहले जो कानून बना था, आज उस कानून का इस देश में कितना उपयोग हो रहा है और कितना ये आदिवासियों के लिए कारगर साबित हो रहा है। इससे पहले हम पेशा कानून के इतिहास में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के नौजवानों को, आज के युवा पीढ़ियों को, और ख़ास करके जो आने वाले दिनों में आदिवासी को लेकर के राजनीतिक मुद्दों को लेकर के चलना चाहते हैं, आदिवासी विकास के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बता दूं कि पेशा कानून किसी का खैरात में बना हुआ नहीं है, किसी के राजनीतिक पार्टी की कोई देन नहीं है। ये हमारा जो वर्षों वर्षों से यहाँ पर जो अधिकार था, जल जंगल ज़मीन का, उसी का दूसरा रूप के रूप में आज माना जा सकता है। लेकिन अभी बहुत डायल्यूशन के साथ, बहुत ही इस पर संशोधन के बाद, बहुत सा इसमें फिल्टर होने के बाद आज ये जो पेशा कानून है, पेशा कानून का एक प्रारूप है। देश आज़ादी से पहले यदि हम इतिहास के पन्नों में देखें तो ये शेड्यूल्ड एरिया, इस देश में दो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, दो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आदिवासियों का वास हुआ करता था। और इसको ऐसे हम मान सकते हैं संविधान के हिसाब से, जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी वाली क्षेत्र थी, उसको 6th शेड्यूल के एरिया में के रूप में भारतीय संविधान में इसको जगह दिया गया। और जहाँ 50% से नीचे एरिया था, जहाँ आदिवासियों का वास हुआ करता था, उसको 5th शेड्यूल एरिया में रखा गया, जो इस देश में 9 राज्यों में है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कुल 9 राज्यों में इनका प्रभाव क्षेत्र है। और 6th शेड्यूल एरिया ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, पूरा असम, मिजोरम, नागा जो राज्य है। पेशा, हम 5th शेड्यूल एरिया के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देश के आज़ाद होने से पहले मुगल काल में भी इन क्षेत्रों में किसी भी मुगल शासकों का सीधा शासन नहीं हुआ था। माने हम मान सकते हैं कि यहाँ पर आदिवासियों का, कबीलाई जातियों का, कबीला के रूप में जो लोग रहते थे और हर कबीला में अपना अपना शासन व्यवस्था चलता था, उन लोगों का अपना ही वर्चस्व एग्जिस्टिंग था। जब अंग्रेज आए, ज़मीन का डिमार्केशन हुआ, मैप बना, तब उन लोगों ने देखा कि इन ज़मीनों को क्या कहा जाए, क्या नाम करके डिनोट किया जाए। उन लोगों ने उन क्षेत्रों को जहाँ पर ट्राइबल रहते थे, उनको प्रोटेक्टेड प्लेस के रूप में एक अलग से उनका सीमांकन किया गया। और यही प्रोटेक्टेड प्लेस, संरक्षित एरिया, आज शेड्यूल एरिया के रूप में गिना जा रहा है। यहाँ पर आदिवासी एसोसिएशन व्यवस्था होना था। देश आज़ाद होने के बाद यहाँ पर स्वतः से इनकी कबीलाई व्यवस्था, आदिवासियों की व्यवस्था को लागू किया जाना था। लेकिन पंचायती, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जब इस देश में आई तो
सरकार ने इन चीज़ को देखा नहीं, अनदेखा करके इन क्षेत्रों में भी पंचायत का चुनाव करवा दिया और जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था वो खत्म हो गया। चुनाव तो हुए, लोग अनजाने में चुनाव कराया, सरकार का जानकारी के अभाव में, या हम कह सकते हैं कि आदिवासियों के प्रति उतना रुचि नहीं था किसी भी पार्टी पॉलिटिकल लोगों का। जब चुनाव हो गया तो इस पर एक पीआईएल बाद में किया गया। पीआईएल करने के बाद कोर्ट ने जब संविधान की समीक्षा की और सरकार को कहा, तब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब देखा सरकार ने अरे ये तो बड़ा मिस्टेक हो गया। तब इन लोगों ने दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में कमेटी बनाई कि इन क्षेत्रों का क्या किया जाए। भूरिया समिति नाम की समिति बनी जिसमें पूरे देश के आदिवासी जनप्रतिनिधि सांसदों को रखा गया। उन लोगों ने विचार किया, विमर्श किया और उन लोगों ने स्वीकार किया बात तो सही है, संविधान का उल्लंघन तो हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका उल्लंघन ना हो इसके लिए क्या किया जाए। वही दिलीप सिंह भूरिया समिति ने एक पूरा ड्राफ्ट बनाया और तैयार किया कि इन क्षेत्रों में पंचायत का चुनाव कराना है तो किन तरीकों से कराना होगा। और वही दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उन्होंने ड्राफ्ट किया पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया PESA एक्ट को। ड्राफ्ट तैयार हुआ, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल लाया, चूँकि आदिवासी का मामला था, किसी ने कहीं से कोई विरोध नहीं किया और ये बिल पास हो जाता है। इसके बाद से तुरंत प्रभाव से एक प्रभाव ये होता है कि जहाँ बरसों बरसों पंचायत का चुनाव नहीं हुए थे, वहाँ पर इन पेशा एक्ट को आधार मानते हुए आदिवासियों को एकल नेतृत्व का मौका मिला। इसमें कई राजनीतिक उथल पुथल हुए, कई जातियों को ये उन लोगों ने कहा कि उनके साथ भेदभाव हुआ, सरकार ने गलत किया, लेकिन ये संवैधानिक परंपरा है। संविधान के हिसाब से तो वहाँ चुनाव में नहीं होना था, लेकिन चुनाव हुआ, पंचायत का चुनाव हुआ जो गलत तरीके से संविधान में नहीं होने का बावजूद सरकार ने कराया। सरकार अपना भूल को माफ़ी करने के लिए आज उन्होंने एक दूसरा रास्ता खोजा और रास्ता खोजने के बाद आज पंचायत पेशा को किया गया, पेशा का रास्ता बनाया गया। लेकिन आज भी जो पेशा का जो प्रारूप मूल ड्राफ्ट है, उनका कानून को अभी भी कई राज्यों में लागू नहीं हुआ, वो राज्य झारखंड भी है। और आज पेशा एक्ट का दिवस है, इसीलिए मैं आज आप सबों के बीच में इन बातों को रखना चाहता हूँ। आदिवासी बुद्धिजीवियों को, आदिवासी पॉलिटिकल लीडर्स को, नेताओं को, मंत्रियों को, समाज सेवकों को ये कहना चाहूँगा कि आज भी 1996 में पारित होने के बाद, जबकि इसमें कानून में स्वतः लिखा था कि यदि ये कानून लागू नहीं होगा तो 1 साल के अंदर में अपने आप स्वतः राज्य में लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कानून में लिखने से क्या होता है? जब तक कार्यपालिका इसको नोटिफाई नहीं करती है तब तक इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है। संविधान के कई पन्नों में हमारा अधिकार है, लेकिन जब तक नोटिफाई नहीं होगा तब तक उस कानून को जमीन में नहीं उतर सकता है। मैं आज इस पेशा एक्ट के दिवस के अवसर पर मैं सभी आदिवासी प्रबुद्ध जनों से, राजनेताओं से, जो जहाँ भी हैं इस देश में या आदिवासियों का हितैषी रखने वाले बाहर देश में कहीं भी हैं, इन बातों पे गौर फरमाएं, इन बातों को कैसे हम ज़मीन में उतारें, कैसे एक मैंडेट तैयार खड़ा करें, कैसे एक सोच तैयार करा करें कि पेशा एक्ट को हमारे झारखंड राज्य में लागू हो और आदिवासियों का अधिकार, उनको संरक्षित करने का अधिकार वो बरकरार रहे। यही आज का मेरा संदेश, यही आज का मेरी बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना देर तक हमारी बातों को सुना। और हाँ,
मैंने इन बातों को अभी अपने यूट्यूब चैनल्स में भी अभी डालना शुरू किया हूँ, ताकि बातें और भी लोगों तक पहुँच सके और लोगों तक जा सके। इसलिए मैंने भी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपके बीच इन बातों को पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। सबको जोहार, धन्यवाद।